सबसे पहले बात शिवसेना प्रवक्ता और सामना के संपादक संजय राउत की करते हैं, जिन्होंने कल पवार के नाम का शिगुफा छोड़ने के बाद आज मोदी सरकार पर हमला बोला है। लेकिन सरकार पर हमला बोलते हुए शिवसेना ने देश के टुकड़े टुकड़े होने की बात कहकर सियासी हलचल मचा दी है। राउत ने सामना में संडे विशेष कॉलम में क्या लिखा है वो आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारें गिराने में लगी है। राउत ने लिखा है कि लोकतंत्र अवरुद्ध कर दिया गया है। अगर केंद्र सरकार को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वो राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, तो जैसे रूस के राज्य टूटे वैसे हमारे देश में होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस लेख के सामना में आने के बाद बीजेपी ने शिवसेना पर जबरदस्त पलटवार किया है और एनसीपी ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया है कि यह संजय राउत का संपादक के तौर पर व्यक्तिगत विचार हो सकता है, पार्टी का नहीं। बिहार के नीतीश कुमार और भाजपा की सत्ता सही तरीके से नहीं आई। बीजेपी नेता विजय वर्गीय ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने एमपी में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए खास कोशिश की थी। यदि हमारे प्रधानमंत्री राज्य सरकारों को अस्थिर करने में विशेष रुचि ले रहे हैं तो क्या होगा? कश्मीर घाटी में अस्थिरता बरकरार है। चीन ने लद्दाख में घुसपैठ की है। पंजाब के किसानों पर जोर जबरदस्ती का प्रयोग शुरू है। केंद्र सरकार कंगना रनौत और पत्रकार को बचाने के लिए जमीन पर उतर गई। अगर केंद्र सरकार को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि हम राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो जैसे रूस के राज्य टूटे वैसा हमारे देश में होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। 2020 खत्म होने को है। बीतता वर्ष कुछ अच्छा नहीं जा रहा है। नए साल में कौन कौन से फल मिलेंगे उसका भरोसा नहीं। लोग एक काम करें, अपने परिवार को कैसे बचाना है ये देखें। बाकी देश संभालने के लिए मोदी व उनके 2-4 लोग हैं। तो सामना में संजय राउत ने जो लेख लिखा है उस लेख पर महाराष्ट्र की सियासत अब फिर से गरमा गई है। सामना में मोदी सरकार के हमले के बाद बीजेपी ने भी शिवसेना पर निशाना साधा है। राम कदम ने कहा है कि शिवसेना शहीदों का अपमान कर रही है। राजनीति एक हद तक तो ठीक है, लेकिन देश को तोड़ने की बात करना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपा है कि अगर केंद्र सरकार की यही नीति रही तो रूस की तरह भारत के भी विघटन हो जाएंगे। इस पर भाजपा की क्या प्रतिक्रिया है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता राम कदम है। राम कदम जी, जिस प्रकार से शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लेख लिखा है और कहा है कि रूस की तरह भारत का हाल हो जाएगा अगर केंद्र सरकार की यही नीति रही, भाजपा का क्या प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, राजनीति में हम आरोप प्रत्यारोप कटाक्ष समझ सकते हैं। कुछ हद तक ओछी राजनीति भी देश सह सकता है, पर मां भारती को इस देश को तोड़ने की बात, इस भूमि को तोड़ने की बात ये देश कतई नहीं सह सकता। वे लाखों शहीद जिन्होंने अपने प्राणों को त्याग करके इस देश को आजादी दिलाई, उन शहीदों का यह अपमान है। यानी सिंहासन की लालच में शिवसेना अब देश को तोड़ने की बात करेगी। हम सवाल पूछना चाहते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी से, शरद पवार जी से, कि शिवसेना देश तोड़ने की बात कर रही है। क्या आप लोग इस बात से सहमत हो? आपकी चुप्पी क्यों है? आपका मौन क्यों है? इस पर आप क्यों नहीं बोलते? ये पूरी तरह से सिंहासन की लालच में ये दोनों भी दल मौन हो चुके हैं। जिस शौनक कमेटी को इस सरकार ने गठित किया, वह कमेटी स्वयं कहती है कि कांजूर मार्ग में मेट्रो कार शेड नहीं बन सकता, यह मामला कोर्ट में फंसेगा, 5000 करोड़ से अधिक का नुकसान होगा। यह कमेटी ने रिपोर्ट सौंपा जनवरी में। अक्टूबर में सरकार को कहां से सपना आया कि कांजूर मार्ग में मेट्रो कार शेड बनाने ये निकले? अपनी विफलता को छुपाने के लिए शिवसेना देश को तोड़ने की बात करने का दुस्साहस न करे। वे कान खोल करके सुन ले, यह देश एक है और एक रहेगा। मेट्रो कार शेड की बात हो, इसके अलावा नए संसद भवन के निर्माण पर भी टिप्पणी की है। यह भी कहा है कि राम मंदिर जैसा भावनात्मक मुद्दा उठाते हैं लेकिन किसानों के मुद्दे पर चुप्पी रहती है, गलत तरीके से सरकारों के काम में दखल अंदाजी करते हैं, सरकार गिराने का काम करते हैं। तो कुल विषयों पर लेकर केंद्र सरकार को टारगेट शिवसेना कर रही है, तमाम मुद्दे उठाए हैं और इस पर ये उन्होंने जोड़ते हुए कहा है कि रूस जैसा हाल होगा। देखिए, अब ये स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना नहीं रही। ये वह शिवसेना होती तो राम मंदिर को जिन्होंने विरोध किया वह कांग्रेस दल के साथ ये सरकार नहीं बनाती। ये सिंहासन की लालच में
शिवसेना की सोनिया सेना बनी है, ये कांग्रेस के प्रवक्ता बने हैं। तो देखा आपने, बार पलटवार जारी है और ये आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ संजय राउत के उस कॉलम के साथ जो उन्होंने संडे स्पेशल सामना में लिखा है। हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। शिवसेना प्रवक्ता किशोर तिवारी हमारे साथ हैं, एनसीपी प्रवक्ता महेश तापसी हमारे साथ रहेंगे, इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर जीवीआर शास्त्री हमारे साथ होंगे। सबसे पहले शिवसेना प्रवक्ता किशोर तिवारी से मैं बात करना चाहूंगा। किशोर जी, अभी आपने सुना होगा राम कदम जी कह रहे थे कि शिवसेना तो पहले वाली शिवसेना रही नहीं, इसलिए वो क्या कहती है क्या करती है उससे बहुत ज्यादा मतलब रखना नहीं चाहिए, लेकिन मां भारती का अपमान भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाल ठाकरे वाली शिवसेना नहीं रही है, अब तो सोनिया शिवसेना हो गई है। लेकिन एक बात मैं बोलता हूं, जो बीजेपी महाराष्ट्र में गोपीनाथ मुंडे और प्रमोद महाजन चलाते थे, या जो बीजेपी लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी की थी, वो बीजेपी अभी नहीं रही। अगर आप मान लिया तो नहीं, मैंने मान लिया किशोर तिवारी जी, मैंने मान लिया कि बीजेपी भी वो नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, लेकिन अभी मसला जो है वो संजय राउत के संडे स्पेशल सामना में लिखे गए कॉलम का है, जिनमें उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से केंद्र राज्य की सरकारें तुड़वा रही है, ये देश भी एक दिन रूस की तरह टूट जाएगा। कितना उचित लग रहा है आपको ये बात? नहीं, उचित अनुचित से ज्यादा वास्तविकता की तरफ अनुराग आइए। जिस तरीके से सरकारें गिराई जा रही, जिस तरीके से राज्य के काम में केंद्र दखल दे रहा, जिस तरीके से सरकारी जो संवैधानिक एजेंसियां है उसको यूज किया जा रहा, और प्रजातंत्र किनारे रखकर लोगों पर लाद दिया जा रहा है एक प्रकार का साम्राज्यवाद, तो ये सब चीजें चिंता का विषय है, ऐसे एक संपादक ने अपने संपादकीय में लिखा है। ठीक है, अगर कोई बीजेपी के अलावा कोई होता तो इसे सीरियसली करता, लेकिन अहंकार में पीड़ित बीजेपी के नेता इसको देश टुकड़े टुकड़े और क्या क्या बोल रहे हैं। लेकिन एक भय एक संपादक ने जो बीजेपी के नेता देश टुकड़े टुकड़े कहां बोल रहे हैं, तो संजय राउत ने बोला है कि देश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। कैसी बात करें किशोर जी आप? मैं आपके पास लौटूंगा, महेश तापसे जी के पास मैं रुक करूंगा। महेश तापसे जी, हालांकि एनसीपी ये कह चुकी है कि एक संपादक के तौर पर ये संजय राउत का ये मैं आपके पास आऊंगा महेश तापसी जी, लेकिन उससे पहले तस्वीरें कामाख्या मंदिर पहुंचते अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त जो हैं कामाख्या मंदिर में शक्ति पूजा करने के लिए पहुंचे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें, बिल्कुल इस वक्त आप देख रहे हैं अमित शाह को कामाख्या मंदिर, इस वक्त वो सीधी तस्वीरों में आपको मंदिर प्रांगण में नजर आ रहे हैं। मिशन असम के दूसरे दिन अमित शाह कामाख्या मंदिर पहुंचे हैं। सुरक्षा घेरे में अमित शाह शक्ति पूजा करने के लिए वहां पहुंचे हुए हैं और ये कामाख्या मंदिर के परिसर की आप तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त। कुछ ही देर में वो मंदिर के अंदर दाखिल होंगे और उसके बाद शक्ति पूजा होगी। अमित शाह के इस दौरे पर हमारी नजर रहेगी। वापस अपनी डिबेट पर लौटते हैं। एनसीपी प्रवक्ता महेश तापसी जी से मेरा अगला सवाल था। महेश जी, वैसे तो एनसीपी साफ कर चुकी है कि संजय राउत ने जो कुछ लिखा है वो एक संपादक की कैपेसिटी में लिखा है और ये वही जाने कि उन्होंने क्या लिखा है, लेकिन फिर भी मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि आप सरकार में हैं, क्या महाराष्ट्र सरकार टूटने का भी डर है क्या संजय राउत को या आपको? क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पिछले साल भर से एक प्रयास रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार अस्थिर हो, महाराष्ट्र की सरकार गिरे, महाराष्ट्र के कांग्रेस, एनसीपी या शिवसेना के विधायक दल बदल करके उनमें शामिल हो, ये प्रयास पिछले नवंबर से उन्होंने जारी रखा है और सत्ता उनके हाथ से निकल गई। ये कटु वचन, ये कटु सत्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी आज तक डाइजेस्ट नहीं कर पाई। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कहते रहे मैं फिर आऊंगा, लेकिन देखिए जनता, हम तो कुछ भी प्लानिंग कर ले, लेकिन विधि का विधान हमेशा अलग ही रहता है। और जिस प्रकार से तीन भिन्न विचारधाराओं की पार्टियां, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, और एनसीपी और कांग्रेस तो समझे एक ही विचारधारा की पार्टी है, लेकिन दो अलग अलग विचारधाराएं जब एक साथ आई और जिस प्रकार से उन्होंने महाराष्ट्र को संभाला, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता ने हमको अपने मतलब पूरी तरह से हमको अपने में समा लिया है। और ये सरकार, महाराष्ट्र की जो सरकार है, महाविकास आघाड़ी की सरकार है,
इतने कठिन परिस्थिति में भी महाराष्ट्र में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। कोरोना की महामारी थी, ठीक है। मैंने चलिए देखिए सरकार का रिपोर्ट कार्ड आपसे नहीं मांगा महेश तापसी जी, मैं आपसे इतना जरूर जानना चाहूंगा। सुनिए मेरी बात, सुनिए, मैं आप ही को मौका दे रहा हूं जी। महेश जी, मैं आप ही को मौका दे रहा हूं, सुनिए मेरी बात। आप संजय राउत की इस बात से तो इत्तेफाक रख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जो है वो राज्य में सरकारें तोड़ने का काम कर रही है, तो क्या आप इस बात से भी संजय राउत की इत्तेफाक रखते हैं कि सोवियत संघ की तरह देश टूट जाएगा? देखिए, ये संजय राउत जी का अकेला मानना नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराने की कोशिश करे। महाराष्ट्र की 10 करोड़ जनता को किसी को भी पूछ लीजिए, वो यही बताएगा कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी केंद्र के माध्यम से या अपने माध्यम से महाराष्ट्र की सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। ये कोई संजय राउत जी की व्यक्तिगत भूमिका नहीं है, उनका व्यक्तिगत मत नहीं है, हमारा भी ये मत है। अरे कॉलम तो उनका व्यक्तिगत है ना भाई, कॉलम तो उनका व्यक्तिगत है, इस पर बात हो रही है। सोच व्यक्तिगत ना हो, कॉलम तो व्यक्तिगत है ना तपासे जी, कॉलम तो व्यक्तिगत है। मैंने आपसे जो सवाल पूछा उसे आपने घुमा दिया। मैं ये कह रहा हूं कि आप संजय राउत की बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं कि मोदी सरकार राज्य सरकारें तोड़ रही है, तो क्या आप ये भी मानते हैं, संजय राउत की बात से इत्तेफाक रखते हैं कि देश सोवियत संघ की तरह टूट जाएगा? सीधा सा सवाल है, सीधा सा जवाब दे दीजिए। आप दे रहा हूं ना, आपके जो प्रश्न में दो हिस्से थे, पहले का मैंने जवाब दिया, दूसरे का भी मैं दे रहा हूं। जिस प्रकार आप एक पत्रकार है, वही उसी प्रकार संजय राउत जी भी एक पत्रकार है, उन्होंने अपनी भूमिका रखी। लेकिन भारत की संविधान इतनी मजबूत है, भारत का पूरा कल्चर इतना मजबूत है कि नहीं टुकड़े टुकड़े होने देंगे। हमारा राजनीतिक मतभेद हो सकता है किसी पार्टी के साथ, लेकिन जब देश की बात आती है तो देश संविधान में उतनी ताकत है कि तो फिर नहीं देखिए, संजय राउत बहुत बड़े संपादक हैं, ने अपनी राय रखी। मैं ठीक है, बहुत बड़े संपादक हैं संजय राउत। ये देखिए इस वक्त की 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिस पर एक डिबेट कर रहे हैं, राउत का टुकड़े टुकड़े देश होने वाला बयान और दूसरा शाह की शक्ति पूजा। सुनिए मेरी बात, सुनिए महेश तपासे जी। अच्छा चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा महेश जी आपके पास। हम इस वक्त प्रेम शुक्ला जी का रुख करेंगे। प्रेम शुक्ला जी, ये जो संजय राउत साहब ने संपादकीय लिखा है, क्या एक संपादक इतना काबिल संपादक, इतना वरिष्ठ संपादक, अगर उन्हें किसी बात की आशंका जाहिर भी करनी थी तो क्या ये ठीक नहीं होता कि वो आरोप लगाते कि मोदी सरकार जिस तरीके से राज्य सरकारें तोड़ रही है, ये देश भी एक दिन टूट जाएगा, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, हम इस देश के टुकड़े होने नहीं देंगे। बल्कि उन्होंने प्रिडिक्शन कर दिया कि सोवियत संघ की तरह एक दिन ये देश भी टूट जाएगा। देखिए, ये सीधा उनके मनोविकार का लक्षण है, संजय राउत के मनोविकार का लक्षण है। और ये मनोविकार क्यों उत्पन्न हुआ है? क्योंकि उन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी के बारे में, कांग्रेस के बारे में कल जो टिप्पणी की, उससे कांग्रेस ने जो उन पर दबाव बनाया, जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने उनको निश्चित तौर पर फटकार लगाई होगी, तो उन्होंने एक विवाद को दबाने के लिए दूसरा बड़ा विवाद खड़ा। आप अटकलों पे बात मत कीजिए, तथ्यों पर बात कीजिए कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। नहीं, तथ्यों पर ही बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये तथ्य नहीं है, कल उन्होंने सोनिया गांधी के बारे में, कल उन्होंने कांग्रेस के बारे में टिप्पणी की थी, तथ्य है कि नहीं? कल कांग्रेस के बारे में टिप्पणी है कि नहीं? देखिए इनको जरा चुप कराइए, बीच में ना बोले। अनुराग जी देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोले थे भाई। किशोर तिवारी जी, मैं मौका दूंगा आपको, किशोर तिवारी चिल्ला रहे हैं। मैं आपका सवाल भी प्रेम शुक्ला जी से पूछूंगा, रुक जाइए। फिर भी मैं चिल्लाना मुझे आता है। ठीक है, बोल लिया आपने अपनी बात। ये कह रहे मनोरोग तो बीजेपी को हुआ है। चलिए ठीक है, हो गया, मैंने भी बता दिया। आप क्या कह रहे हैं? शांत हो जाइए। देश को टुकड़े टुकड़े करने की बात ही मनोरोगी ही कर सकता है। और सोनिया सेना से टुकड़े टुकड़े सेना बनने की जो यात्रा है शिवसेना की, फिर ये बीच बोल रहा है, राजनीति कर फिर ये बीच बोलने लगा भाई। अनुराग जी, ये क्या तरीका है? अरे भाई अनुराग जी, क्या तरीका? मैं शांत बैठता हूँ, मैं शांत बैठता हूँ। आपने शिवसेना से जो है पहुंचने वाले लोग, तो मैं इसमें मैं क्या बात करूंगा? कहाँ से किस अजायब घर से को ले आए? ये तो किस अजायब घर से ले आए इस प्राणी को? अरे ये प्राणी किस अजायब घर से आया है? अरे हमने इनको अकाल दिया था, ये कहाँ तेरी औकात क्या है? किशोर तिवारी, सत्ता के भिखारी, तेरी औकात क्या है मुझे अकाल देने की? अरे प्रेम शुक्ला जी, मैं यही नहीं चाहता था कि आप मर्यादा की सीमा लांगे। प्रेम शुक्ला जी, ये आपत्तिजनक है। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपत्ति दर्ज कराता हूँ,
एबीपी न्यूज के एंकर के तौर पर मैं आपत्ति दर्ज कराता हूँ, मेरी डिबेट में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाए। किसने शुरू किया? नहीं, भले शुरू किए, देखिए नहीं तो आपके गृह मंत्री कहते, सुनिए प्रेम शुक्ला जी, अच्छा मेरी बात सुनिए, प्रेम शुक्ला जी लाइन पर रहिए, प्रेम शुक्ला जी लाइन पर रहिए। आपके गृह मंत्री कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में रक्त तंत्र का जवाब लोकतंत्र से दिया जाएगा और आप यहाँ उन्हीं की भाषा में उन्हें जवाब दे रहे हैं। ये गलत बात है। प्रेम शुक्ला जी मर्यादा में रहें, मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे। अनुराग जी मैं मर्यादा में हूँ। हकाल की भाषा किसने शुरू की? हकाल का मतलब समझते हैं? मैं आपसे कह रहा हूं कि आप पश्चिम बंगाल में रक्त तंत्र का जवाब लोकतंत्र से देने में विश्वास रखते हैं, यहाँ उनकी भाषा में उनको जवाब क्यों दे रहे हैं? किशोर तिवारी को देने दीजिए, उनकी आपत्तिजनक भाषा पर आपत्ति जताइए, पर वैसी भाषा क्यों बोल रहे हैं आप? मैं किशोर तिवारी के बीच में तो बोल नहीं रहा था, मैंने शांतिपूर्वक सुना। अनुराग जी ये क्या तरीका नहीं, आप मेरे पीछे बोल रहे हैं। नहीं, किशोर तिवारी जी बोलने दीजिए भाई, किशोर तिवारी जी। तो मैं शांत बैठ जाऊं, मैं आपका डिबेट छोड़ दूं, इसका मतलब ये है आपके डिबेट में किशोर तिवारी जी संचालित करने में विफल। अच्छा किशोर तिवारी जी आप शांत हो जाइए, प्रेम शुक्ला जी को अपनी बात रखने दीजिए। क्या तरीका है भाई? ठीक है किशोर तिवारी जी, मुझे आपकी आवाज का फेडर डाउन कराना पड़ेगा अगर आप चुप नहीं हुए तो। मैं माफी के साथ कह रहा हूं आपसे ये बात। प्रेम शुक्ला जी आप अपनी बात रखें और मर्यादा में रहे, मेरा निवेदन है। साहब मैं तो मर्यादा में ही हूँ, मर्यादा तोड़ी किसने? चलिए ठीक है आगे बढ़िए। किशोर तिवारी ने तोड़ी, मैं मर्यादा नहीं तोड़ता। देखिए जिस तरह की भाषा का प्रयोग है, देखिए लोगों ने कश्मीर तोड़ने की कोशिश की, तोड़ पाए क्या? पंजाब तोड़ने की कोशिश की, तोड़ पाए क्या? क्या शिवसेना जो है वो टुकड़े टुकड़े गैंग बनकर शिवसेना की स्थिति है कि महाराष्ट्र तोड़ लेगी? महाराष्ट्र की जनता, शिवराय को मानने वाली जनता, भारत को मानने वाली जनता, बाला साहब ठाकरे को मानने वाली जनता मेरे बीच में बोलने लगे। अनुराग जी क्या तरीका है? अनुराग किशोर तिवारी जी आपकी बारी आएगी ना सर। किशोर तिवारी जी अगर आप बीच बीच में बोलेंगे तो आपको अलग से मौका नहीं दे पाऊंगा, फिर मैं आपको अलग से मौका नहीं दे पाऊंगा। किशोर जी शांत रहे, मैं आऊंगा आपके पास। मेरी बात पूरी करूं कि नहीं करूं मुझे बताइए। प्रेम शुक्ला जी बात पूरी कीजिए, मुझे जीवीआर शास्त्री जी के पास भी जाना है। मैं चार शब्द बोलूंगा फिर चीखने लगेंगे। अच्छा नहीं बोलेंगे, अब नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। चलिए किशोर जी चुप रहिएगा, बोलिए प्रेम शुक्ला जी बोलिए। देखिए शिवसेना ने प्रांतवादी आंदोलन चलाया, लेकिन शिवसेना राष्ट्रद्रोही आंदोलन चलाएगी, उसके संपादक राष्ट्रद्रोही बातें करेंगे, देश को तोड़ने की बातें करेंगे। बाला साहब ठाकरे की आत्मा इसको मंजूर कर पाएगी क्या? सवाल ये जो प्रखर राष्ट्रवादी शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी का जो प्रखर राष्ट्रवाद था, आज उस प्रखर राष्ट्रवाद को प्रखर राष्ट्रद्रोह में परिवर्तित करने का दुष्कर्म जिस तरह से संजय राउत ने किया है, उस पर उद्धव ठाकरे की जो चुप्पी है और जिस तरह से कांग्रेस और एनसीपी बगले झांक रही है, ये इस बात का संकेत है कि अब ये इतने अधिक कुंठित और निराश हो गए हैं। इनको पता है कि महाराष्ट्र की जनता आने वाले दिनों में जब कभी चुनाव का सामना करना पड़ेगा, इनकी विफलताओं की जो मीनार है उसको धराशायी करेंगे। ऐसी स्थिति में फिर बीच में बोलने लगे, इनको क्या तकलीफ है भाई? मैं प्रेम शुक्ला के बाद आप ही का रिएक्शन लूंगा। किशोर तिवारी जी, प्रेम शुक्ला जी एक लाइन में बात खत्म कीजिए। अब इनको जुबानी इंतजार है क्या? बीच बीच में चिल्लाने लगते हैं, मैं भी इनके बीच में चिल्लाऊंगा। अब ये बोले, अब मैं भी फ्री हो गया हूँ, अब ये बोल ले, मैं अब चिल्लाता हूँ उनके बीच में। नहीं, इस तरह की डिबेट में मैं चिल्लाऊंगा, ये चिल्लाएगा, ये सब डिबेट को भटकाने वाली बातें हैं। मैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा। आप तय कर लीजिए कि एक दूसरे के बीच में बोलेंगे नहीं। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर इसी डिबेट में वापस आता हूं और वापस आते हम जीवीआर शास्त्री जी के पास चलेंगे और संजय राउत के बयान के माने और भारतीय जनता पार्टी का उस पर पलटवार, उसके क्या माने, ये उनसे समझेंगे। पर दिन भर में इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं संजय राउत ने जो आज संडे सामना कॉलम में लिखा है कि केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार राज्य सरकारों को तोड़ रही है और अगर ऐसे चलता रहा तो सोवियत संघ की तरह हिंदुस्तान के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर जीवीआर शास्त्री हमारे साथ हैं। जीवीआर शास्त्री जी, भारतीय जनता पार्टी ने फौरन इसे देश को तोड़ने वाली टुकड़े टुकड़े ताकतों के साथ इस बयान को जोड़ा है, जबकि साफ तौर पर हालांकि अभी उद्धव ठाकरे का इस पर रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन शिवसेना की तरफ से, एनसीपी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि एक संपादक की कैपेसिटी में इस बयान को देखा जाना चाहिए, इसे टुकड़े टुकड़े गैंग से या टुकड़े टुकड़े सोच से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। क्या कहेंगे आप? जी, जो डेमोक्रेसी है उसमें दो चीज है, एक तो कबूलना
और दूसरी अपने आप को विचार करना। अपने आप की विचार बहुत ही सही होता है, सलामत होता है, क्योंकि कबूल इस बात के लिए है, एक इस तरीके से सीधा सीधा कबूल किया जा रहा है जो अमित शाह जी और मोदी जी का जो जोड़ी है, जिस तरीके से वो राजनीति कर रहा है, वो विश्वास पैदा करते हैं। उनकी बातों में एक ऐसा विश्वास है, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टीज को तोड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी कभी कभी उनके साथ वो नहीं करता हूँ, लेकिन जो मोदी जी अमित शाह जी की जो बातों में है, जो विश्वास पैदा होता है दूसरी पार्टियों के ऊपर भी, इसका मतलब कहीं कहीं सीधा इनका अपना कमजोरी दिखता है मुझे। लेकिन अपनी कमजोरी को बयान करने के बजाय और इस तरीके से बयान करने के बजाय ये बात कह सकते थे, आपकी विचारधारा, आप इस तरीके से जो कार्यक्रम किस तरीके से कर रहे हो, उसको आप अपनी तरफ से एक ऐसी शक्ति के रूप में पेश कर सकते हैं। लेकिन इनको देश के सामने, मैं जरा इस बात को मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि संजय राउत साहब ने पता नहीं, वो मेरे को जानते भी है, बल्कि इस तरीके से उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, मतलब ऐसी क्या आवश्यकता पड़े, क्या इस बात को ये कबूल रहे बीजेपी बहुत ज्यादा भारी पड़ रही थी, मतलब सीधा सीधा ये बात को कबूल रहे, ये गलत थी, क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते दूसरी राजनीतिक पार्टी की सिद्धांतिक रूप से विभेद हो सकता है। किशोर तिवारी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन किशोर तिवारी जी, जीवीआर शास्त्री जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि मोदी और शाह अगर सरकार तोड़ने की, आपके मुताबिक जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सरकार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या राज्य सरकारें तोड़ी जाती हैं, तो फिर इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में इस तरीके से समझा जाता है कि टूटने वाला भी कमजोर हो सकता है, और इसका यह मतलब नहीं है कि तोड़ने वाला ज्यादा ताकतवर है, यह भी हो सकता है कि टूटने वाला ज्यादा कमजोर हो। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम ये चर्चा जारी रखेंगे, हम इस पर किशोर तिवारी आपसे आगे भी रिएक्शन लेंगे। प्रेम शुक्ला भी हमारे साथ हैं, क्योंकि किशोर तिवारी ने साफ तौर पर यह कहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी अब अटल जी और आडवाणी वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं रहेगी। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं। इस समय की बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह असम के कामाख्या मंदिर पहुंचे हैं। थोड़ी देर में अमित शाह वहां शक्ति पूजा करेंगे, उसकी भी हर तस्वीर, हर खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। ये तस्वीरें देखिए, मंदिर प्रांगण में मौजूद अमित शाह मंदिर प्रांगण में जो मंदिर होते हैं उनके दर्शनों का लाभ ले रहे हैं। इसके बाद वो कामाख्या मंदिर के अंदर दाखिल होंगे और फिर वो वहां पर तय कार्यक्रम के मुताबिक पूजा करेंगे। अब से कुछ ही देर पहले अमित शाह कामाख्या मंदिर पहुंचे। ये इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं। कामाख्या मंदिर परिसर में अमित शाह मंदिर का अवलोकन कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके वो मंदिर में बनी प्रतिमाओं को नमन कर रहे हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। देखिए, आज महाराष्ट्र से विवादों का ही दिन है। शिवसेना की तरफ से यूपी अध्यक्ष के लिए पवार का नाम उछालने पर बड़ा विवाद हो गया है। एक तरफ कांग्रेस नाराज है, तो वहीं एनसीपी ने दबी जुबान में शिवसेना की मांग का समर्थन करके कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शिवसेना को यूपीए के बारे में अपनी राय देने का हक नहीं बनता। शिवसेना को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये है नसीम खान, महाराष्ट्र कांग्रेस के उपाध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मंत्री। नसीम खान इसलिए नाराज हैं क्योंकि शिवसेना ने सोनिया और राहुल गांधी के नेतृत्व को मोदी के मुकाबले कमजोर बताते हुए शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाने की पैरवी की है। शिवसेना को समर्थन कांग्रेस पार्टी ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर दिया है। शिवसेना यूपीए का हिस्सा नहीं है, इसलिए शिवसेना को यूपीए के बारे में अपनी राय देने का हक नहीं बनता। कांग्रेस भले नाराज हो, लेकिन शरद पवार की पार्टी एनसीपी को शिवसेना का ये आइडिया पसंद आ गया है। एनसीपी ने खुलकर तो नहीं, लेकिन इशारों इशारों में ही विपक्षी एकता के लिए शरद पवार को जरूरी बता दिया है। शरद पवार लीड करे या नहीं करे मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आज इस देश में कद्दावर नेता जो बहुत अनुभवी हैं और जिनको सर्वमान्यता है, इतना भी सच है कि कांग्रेस वर्तमान स्थिति में सारी जिम्मेदारी अगर हम ही उठा पाएंगे और हम ही नेतृत्व करेंगे या हम ही दिशा दिखाएंगे तो केवल अकेले वो नहीं कर पाएंगे। ये बात भी उतनी सत्य है।
यहाँ दिलचस्प बात यह है कि महाराष्ट्र में तीनों पार्टियां यानी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस मिलकर सरकार चला रही हैं, लेकिन पवार के नाम पर अब इनके बीच ही तलवार खींचती दिखाई दे रही है। एक जमाने में सोनिया गांधी जी की लीडरशिप में सब लोग आए थे, मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हम लोग आए थे, सब लोग आए थे। आज तो मुझे दिखता है कि शरद पवार साहब इस देश के ऐसे नेता हैं जिनकी बात सब लोग सुनते हैं, मानते हैं, मोदी जी भी मानते हैं। शिवसेना अभी भी कानूनी तौर पर यूपीए की अभी घटक पार्टी नहीं हुई है, यूपीए की कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टी नहीं हुई है। कि जो पार्टी यूपीए में ही नहीं है, उन्होंने यूपीए के नेतृत्व के बारे में सलाह देना उचित है, ऐसा मैं नहीं मानता। इस पूरे बहस की शुरुआत तब हुई जब शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में किसान आंदोलन को लेकर यूपीए की कमजोर भूमिका पर सवाल उठाते हुए शरद पवार को नेतृत्व सौंपने की मांग कर दी। जब तक यूपीए में सारे बीजेपी विरोधी शामिल नहीं होते, तब तक विपक्ष मोदी के सामने बेअसर ही रहेगा। सोनिया गांधी यूपीए के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी तक ये पद बड़ी ही बखूबी तरीके से संभाला, लेकिन इस पूरे सफर में उनका साथ देने वाले मोतीलाल वोरा हों या अहमद पटेल अब इस दुनिया में नहीं है। कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा और यूपीए का भविष्य क्या, इसका भ्रम अभी कायम है। राहुल गांधी व्यक्तिगत तौर पर भले ही जोरदार संघर्ष कर रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं कमी है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग ही व्यक्तित्व है, विपक्ष को उनके अनुभव का लाभ लेना चाहिए। शरद पवार को विपक्षी गठबंधन की कमान सौंपने की मांग कांग्रेस को भले ही बुरी लग रही हो, लेकिन नए कृषि सुधार कानूनों के विरोध में एनडीए छोड़ने वाले शिरोमणि अकाली दल ने शरद पवार को एक्सपेक्टेबल और सूटेबल कहकर पवार के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी मोर्चे की संभावना को नया बल दे दिया है। और मैं समझता हूँ कि शरद पवार जी जो है वो सबसे एक्सेप्टेबल और सूटेबल नेता है देश में, और शिरोमणि अकाली दल को कोई आपत्ति नहीं होगी अगर सब उनको मानेंगे। शिरोमणि अकाली दल ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी ने भी शिवसेना को पवार के समर्थन में लेख के लिए साधुवाद कहा है, लेकिन पार्टी अभी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती। सामना में लेख के लिए शिवसेना को साधुवाद कि सब लोग मिलकर काम करें। समाजवादी पार्टी के लिए मुद्दे अहम हैं। वैसे ये भी सच है कि अगर अकाली दल और समाजवादी पार्टी की तरह बाकी गैर यूपीए दल भी पवार के नाम पर एकजुट होने को तैयार होते हैं, तो कांग्रेस के लिए शिवसेना के इस प्रस्ताव को खारिज करना आसान नहीं होगा। इसी मसले पर हमारे संवाददाता मृत्युंजय ने नवाब मलिक साहब से बात की है। उनका इस मसले पर क्या कहना है, शरद पवार के नाम पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, ये सुन लेते हैं और फिर तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे चर्चा करेंगे। शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे लेख पर बात करने के लिए हमारे साथ एनसीपी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता व महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक जी हैं। नवाब सर, शिवसेना के मुखपत्र सामना में जो एक लेख छपा है और कहा गया कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार दखलंदाजी कर रही है तो हमारा हालत भी रशिया जैसा हो जाएगा जो कई खंडों में बंट गया। देखिए, ऐसा है, अखबार संपादक उनके अपने विचार रखने के उनके अपने अधिकार हैं। निश्चित रूप से जिस तरह से एकाधिकारशाही देश में हो रही है, राज्यों के अधिकारों का हनन हो रहा है, चाहे बंगाल में 3 आईपीएस अधिकारियों को विड्रॉ करने का हो, महाराष्ट्र में सारे प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं अड़चने पैदा करने का हो, हमें लगता है कि फेडरल स्ट्रक्चर में ऐसी चीजें ठीक नहीं। अगर किसी अखबार ने कोई सूचित किया है, उसको लेकर अगर बीजेपी कहे कि देश तोड़ने की बात हो रही है, संपादक हो, अखबार हो, खतरों से आगाह करना, हालात को लेके टिप्पणी करना उनका अपना अधिकार है। लेकिन बीजेपी ये कहे कि शिवसेना देश तोड़ने की बात कर रही है, शिवसेना देश तोड़ना चाहती है, हमें लगता है देश में कोई भी व्यक्ति इन बातों पे विश्वास नहीं करेगा। नवाब मलिक साहब का रिएक्शन जो था वो उस मसले पर था जिसमें संजय राउत साहब ने सोवियत संघ की तरह देश टूटने की, देश के टुकड़े टुकड़े हो जाने की आशंका जाहिर की है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकारें तोड़ रही है, यानी केंद्र सरकार राज्य सरकारों को तोड़ रही है, और अगर ऐसा चलता रहा तो देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। किशोर तिवारी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, शिवसेना के प्रवक्ता। किशोर तिवारी जी, ज्यादा बोलना या बिना मांगे राय देना, दोनों ही चीजें हानिकारक होती हैं।
जिस तरीके से आपने एक कॉलम में शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादक संजय राउत ने ये लिखा है कि भाई राज्य सरकारों को तोड़ने का काम केंद्र सरकार कर रही है। अभी महाराष्ट्र सरकार पर जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं वो किसकी वजह से हैं? शिवसेना को जरूरत क्या थी? कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन आ गया, यूपीए के घटक दल में आप है नहीं, तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं कि किसको नेतृत्व करना चाहिए, किसको लीड करना चाहिए? इससे तो आपका संकट आप ही बढ़ा रहे हैं। नहीं, देखो अनुराग जी, एक बात मैं क्लियर कर दूं, यूपीए के सदस्य है अभी बातचीत राशि, लेकिन 191 सदस्य ऐसे हैं जो अभी यूपीए से संगठित नहीं है। मैं राज्यसभा के सदस्यों की बात कर रहा हूं। तो नए समीकरण बनने चाहिए, नए समीकरण बनने चाहिए, क्योंकि जिस तरह की राजनीति भाजपा कर रही है केंद्र में और राज्यों के अंदर भी, तो सशक्त विरोधी पक्ष। अरे आपने शरद पवार साहब का नाम आगे बढ़ाया है, कांग्रेस ने उससे आपत्ति दर्ज की, इसमें बीजेपी कहां से आ गई? एक मिनट मेरी बात सुनो। महाराष्ट्र में हमने महागठबंधन बना के बीजेपी को उखाड़ के फेंक दिया। चलिए ठीक है, केंद्र में बीजेपी को उखाड़ के फेंकना है तो ऐसे महागठबंधन की आवश्यकता है। हम यूपीए तो उसमें कांग्रेस को आप दरकिनार कर रहे हैं। महेश तपासे जी, नवाब मलिक साहब ने रिएक्शन इस पर तो नहीं दिया कि शरद पवार का नाम जो शिवसेना ने आगे बढ़ाया है उस पर वो क्या सोचते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या आपको कोई आपत्ति है? क्योंकि कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज की है, आपकी सरकार है साथ में महाराष्ट्र में। देखिए, हम लोग शुरुआत से यूपीए का एक अहम राजनीतिक पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं और हमारा परफॉर्मेंस भी काफी क्रेडिबल हो रहा है। मतलब पवार साहब के माध्यम से काफी क्रेडिबल परफॉर्मेंस एनसीपी ने देश की राजनीति में दिया है। पवार साहब देश के कृषि मंत्री बने, मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी और बहुत ही अच्छा ट्यूनिंग और अंडरस्टैंडिंग यूपीए 1 और यूपीए 2 में कांग्रेस, एनसीपी और पूरे यूपीए का रह चुका है। अब पिछले हफ्ते जब ये न्यूज आई तो इस न्यूज को हमने खारिज किया। ऐसा कोई प्रस्ताव, ऐसी कोई चर्चा यूपीए के माध्यम में नहीं हुई। संजय राउत जी ने अपनी एक भूमिका रखी। उन्होंने देखा कि देश के एनडीए के जितने भी दल हैं एनडीए से टूट रहे हैं और मोदी जी के सामने एक विकल्प होना चाहिए, एक पर्याय होना चाहिए। ऐसी शिरोमणि अकाली दल से भी कुछ बात उठी, कहीं समाजवादी से भी बात हुई, लेकिन यूपीए एक मजबूत दल है, एक मजबूत संगठन है। यूपीए के अंदर इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं है, ना ही हमारे इस प्रकार के हमने किसी को बोला है कि पवार साहब यूपीए के अध्यक्ष बने, ना अपने उन्होंने राय जारी नहीं, क्यों नहीं बोला? महेश तपासे जी, समाजवादी पार्टी साथ आ गई, अकाली दल साथ आ गया, संजय राउत साहब की इस बात को वो सेकंड कर रहे हैं, शिवसेना की इस बात से वो इत्तेफाक रख रहे हैं। आप क्यों नहीं इत्तेफाक रख रहे हैं? आप खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए, एक चीज समझ, एक चीज देखिए कि मोदी जी की सरकार जिसमें 303 सांसद हैं अभी, ठीक है, और एनडीए के उनके कुछ लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो एनडीए में से धीरे धीरे जैसे शिरोमणि अकाली दल बाहर आ चुका है, शिवसेना पहले उनको छोड़ चुकी है, कल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने राजस्थान से अपना अलग उनके पास से अलग हो गए। तो जब किसानों के मुद्दे पे अलग अलग राजनीतिक दल जो एनडीए पार्टी अलग आ रहे थे, तो यूपीए का एक दायित्व बनता है कि यूपीए ने भी इस सभी लोगों को अपने अंदर समा लेना चाहिए। क्यों बोल रहा हूं कि मोदी जी के खिलाफ में या सरकार, चलिए ठीक है, यूपीए सबको अपने अंदर समा लेगी, लेकिन उसका नेतृत्व आप नहीं चाहते कि कांग्रेस करे। कांग्रेस को आप अक्सर इस लायक नहीं मान रहे कि वो नेतृत्व करे, उसके लिए आप कह रहे हैं कि एनसीपी को और शरद पवार साहब को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। हमने ऐसा अनुराग जी कभी नहीं कहा कि कांग्रेस उसका नेतृत्व ना करे। शुरुआत से 99 से ही कांग्रेस उस चीज का नेतृत्व कर रही है। यूपीए का सबसे बड़ा दल कांग्रेस पार्टी है। ठीक है जी, बहुत अच्छी ठीक है, तपासे जी, ठीक है। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, अब आप देखिए इस तरीके की सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि मोदी से टक्कर लेने के लिए, केंद्र सरकार से टक्कर लेने के लिए अब जिस तरीके का गठबंधन बनाए जाने की बात है उसमें एनसीपी का नेतृत्व हो या शरद पवार साहब का नाम आगे बढ़ाया जाए। शिवसेना ने इसकी शुरुआत कर दी है और आपत्ति दर्ज हो चुकी है, यूपीए की तरफ से कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कर दी है। क्या तैयारी है? देखिए यूपीए का नेता कौन हो ये उनका यूपीए का मामला है, कांग्रेस तय करे, एनसीपी तय करे, उसमें शिवसेना नहीं, लेकिन वो नेता मोदी से मुकाबले के लिए तैयार किया जा रहा है। नहीं करे ना, हम तो चाहेंगे, हम तो स्वागत करेंगे इस लोकतंत्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को चुनौती देने वाला यूपीए में शक्ति हो, हम इसका स्वागत करेंगे।
एनडीए का नेता स्पष्ट है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एनडीए के नेता है। यूपीए में नेता कौन हो, कैसे हो, किस तरह का हो, मोटा हो, छोटा हो, बड़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, ये तय करने का काम उनका है। अब शरद पवार चूंकि बहुत वजनदार नेता है, तो हो सकता है कि राहुल गांधी के बेटर अल्टरनेट हो, तो वो ले आए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। वो शरद पवार को ले आए, स्टालिन को ले आए, और किसी को उनको लगता है उसको नेता बना दे, वो चाहे अखिलेश सिंह यादव को नेता बना दे, हमको कोई आपत्ति नहीं है। हमको तो जो है यूपीए का मुकाबला करना है, हम करेंगे। ठीक है। जीवीआर शास्त्री जी, आखिरी कमेंट आपसे मैं लेना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि शरद पवार यूपीए को सोनिया गांधी या राहुल गांधी से बेहतर लीड कर सकते हैं? शरद पवार का जो राजनीतिक स्तर था वो बहुत बड़ी ऊंची था, क्योंकि आप उनको जानता है, राजनीति के बारे में अच्छी तरह उसको पता है, और एक मेच्योरिटी एक लेवल है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये, कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस तरीके से नहीं, क्योंकि सोनिया गांधी राहुल गांधी का जहां तक राजीव गांधी की मर्डर हो गया था, वो इसीलिए उनकी हत्या हो गई थी, इसीलिए वजह से सोनिया गांधी राहुल गांधी को सड़क पर आना पड़ा, कांग्रेस का अध्यक्ष संभालना पड़ा। राजीव गांधी की हत्या नहीं होती तो यह नहीं होता। लेकिन हर चीज का अपना अपना समीकरण है। जहां तक इसका समीकरण है, मैं प्रेम शुक्ला से थोड़ा ये बात को हाँ करता हूं, क्योंकि जहां तक अंदरूनी समीकरण बनाने के लिए, वो अंदरूनी समीकरण बनाने के लिए देश की स्तर पे एक बात को उछाल देना वो थोड़ा सही मेल नहीं खाता। राजनीति अलग है और देश के सामने जो मुद्दा होता है वो बात अलग है, क्योंकि आपको अंदरूनी किशोर तिवारी जी, मेरे पास वक्त नहीं है, नहीं तो मैं आपको मौका जरूर देता, लेकिन हाँ, ये जो सामना के जरिए से संजय राउत साहब ने मुद्दा उठाया है, दोनों ही मुद्दे, चाहे वो देश के टुकड़े टुकड़े हो जाने वाला मुद्दा हो या फिर यूपीए को लेड करने वाला मुद्दा हो, यूपीए के नेतृत्व का मुद्दा हो, देखते हैं कि ये बात निकली है तो फिर कितने दूर तक जाएगी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।